कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद भाकुरी सर में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th मैथ्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। ठीक है, तो आई होप आप सभी बच्चों ने अभी तक चैप्टर 2 के सारे वीडियोस देख लिए होंगे। तो आज हम करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। तो सबसे पहले बच्चों समझेंगे कि डाटा हैंडलिंग का मतलब क्या है। ठीक है, तो डेटा हैंडलिंग का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि आपको कहीं से कोई डेटा नहीं मिला, आप सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा का कलेक्शन करेंगे। देन आप उसको एक इजी तरीके से, इजी मेथड से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस मेथड को बोला जाता है डाटा हैंडलिंग। ठीक है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि आपके स्कूल में एक टेस्ट हुआ। ठीक है, आपका मान लिया कोई यूनिट टेस्ट आपकी होती है, आपके यूनिट टेस्ट हुआ स्कूल पे, और मैथ्स सब्जेक्ट में बच्चों आपके आउट ऑफ 10, हम पहले लेके चलते हैं, आउट ऑफ 10 मार्क्स का सपोज हमारे पास क्या था, एक टेस्ट पेपर था। ठीक है, तो आपके इस टेस्ट पेपर में आउट ऑफ 10 कुछ बच्चों के आए 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 4, 9 एंड 10। चलो किसी बच्चे के 10 मार्क्स भी आ गए। इस तरीके से कोई हमारे पास क्या आ गया, मार्क्स आ गए स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो अब हमने इन मार्क्स को क्या करना है, ये हमारे पास क्या मिल गया, एक डेटा मिल चुका है। ये है डेटा किसका, कलेक्शन ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 7। ठीक है, क्लास 7 के बच्चों का ये मैथ्स में जो यूनिट टेस्ट हुआ था फर्स्ट, उसके मिल गए हैं मार्क्स। अब इन्हें हमने क्या करना है बच्चों, एक वेल अरेंज फॉर्म में लिखना है। बहुत अच्छे तरीके से इनको समझना है कि किस तरीके से इनको हम डाटा हैंडलिंग के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपकी जो नेक्स्ट जो भी आपकी एक्सरसाइज आएंगी इस चैप्टर के अंदर, उस चैप्टर के अंदर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो किस तरीके से इसे किया जाता है समझिए, एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले यहां पर आता है एक सीरियल नंबर, सब यहां पर लिख लीजिए मार्क्स, यहां पे कॉलम बनाएंगे मार्क्स का। ठीक है, देन यहां पर हम बनाएंगे एक टैली बार, क्या बोलते हैं, टैली बार, इसे बोला जाएगा टैली बार। और एक हमारे पास और होता है, इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। आप इस तरीके से इसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। ठीक, अब देखिए किस तरीके से करेंगे। आप सबसे पहले देखिए कि एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके आउट ऑफ 10 में से 7 मार्क्स हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये इस तरह, या तो आप इनको अरेंज कर लीजिए, जैसे पहले आप 4 लिखते हैं तो 4 लिख लीजिए और 5 लिख लीजिए, या आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अब फ्रीक्वेंसी के लिए आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक चीज और कर देता हूँ कि सपोज एक बच्चा और है जिसके 4 मार्क्स आए हैं और एक बच्चा ऐसा जिसके 6 मार्क्स आए हैं। इस तरीके से आपको नंबर्स का डेटा दिया हुआ है। तो मार्क्स को किस तरीके से लिखा जाएगा, सपोज 7 मार्क्स वाला है हमारे पास। ठीक है, तो 7 मार्क्स हमने लिखा, और इस 7 मार्क्स को टैली बार में किस तरीके से लिखा जाता है, यहां पे तो हमने 7 लिख दिया, बट इसको टैली बार के फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए आपने क्या करना है, 1 2 3 4 एंड 5 के लिए आपने इस तरीके से करना है। ठीक है, 1 आप पहले 4 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 एंड 5 में इसको क्रॉस कर दीजिए, तो 5 हो चुका है, एंड देन 6 एंड 7। तो ये होता है टैली बार। 7 मार्क्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने टैली बार का यूज किया। और टैली बार को किस तरीके से लिखा जाता है, 1 2 3 4 हमने लाइन खींची, फिर एक हमने क्रॉस किया, उसके बाद 2 लाइन और लिख दी। तो इसकी मीनिंग कितनी हो गई, 1 2 3 4 एंड 5 6 7। तो 6 मार्क्स को टैली बार में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो तरीका हमारे पास ये है। अब मुझे बताना है कि फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि 7 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 7 मार्क्स आए हुए हैं टेस्ट के अंदर। तो देखिए 7 मार्क्स वाला केवल 1 स्टूडेंट है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हो जाएगी, 1। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत इजी से ये समझ में आ रहा होगा। ध्यान से समझिए मैं आपसे क्या कहने वाला हूं, और वीडियो को बिना स्किप किए अगर आप देखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इस चैप्टर में तो नहीं आने वाली है, ये मेरी आपसे गारंटी है। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट मार्क्स पे, 8 मार्क्स पे। ये लीजिए 8 मार्क्स लिख लिया। इसके लिए टैली बार कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4
5। ओके, नाउ 6 7 8। तो ये हो गया टैली बार फॉर मार्क्स 8 मार्क्स के लिए हमने टैली बार बना दी। ठीक है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए, क्या इस वाले लिस्ट में 8 मार्क्स वाला कोई और स्टूडेंट आपको दिख रहा है? 8 मार्क्स वाला केवल हमारे पास 1 स्टूडेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो जाएगी बच्चों? 1 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं फिफ्थ पे। तो फिफ्थ के लिए क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 एंड 5। ये हो जाएगा टैली बार फिफ्थ मार्क्स के लिए। और कितने स्टूडेंट हैं इनके? 5 मार्क्स हैं, ओनली 1, तो इसका हो जाएगी फ्रीक्वेंसी 1। फिर आते हैं 6 पे। अब देखिए 6 पर कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 एंड 5। 5 कंप्लीट हो गया, देन ये आ जाएगा हमारे पास 6। इसकी फ्रीक्वेंसी आप चेक करेंगे, देखो फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां भी है और यहां भी है। तो 6 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं इस क्लास के अंदर जिनके 10 में से 6 मार्क्स आए हुए हैं। इट मीन इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहां पर आप ध्यान रखिएगा, ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को आपने समझना है, ध्यान से समझना है कि जो हमारे पास ऐसे स्टूडेंट देख रहे हैं जिनके 6 मार्क्स हैं, तो हमने लिख दिया 2। अब आएगा 4 के लिए क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। इसको क्रॉस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास क्या लेस देन 5 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। और 4 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 1 स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। ठीक है, और अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मार्क्स हमारे पास है 9। 9 के लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 9 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी आप चेक करेंगे 1 है। तो 9 मार्क्स वाला हमारे पास ओनली 1 स्टूडेंट्स है इस तरीके से। एंड लास्ट नंबर हमारे पास है 10। तो 10 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। तो 5 एंड 5 कितना हो जाएगा? 10। और 10 मार्क्स वाला भी हमारे पास क्या है? ओनली 1 स्टूडेंट्स। अब अगर आप इनको ऐड करके देखते हैं तो देखिए 1 एंड प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7 8 9। तो मीन्स 9 स्टूडेंट्स हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास 9 स्टूडेंट्स यहाँ पर 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे और 9 स्टूडेंट्स की भी हमारे यहाँ पर टोटल आ चुका है। तो इस तरीके से जिसको बोला जाता है टेबुलर फॉर्म, इसको बोलते हैं हम टेबुलर फॉर्म। इसे बोला जाता है जो डेटा हमें मिला हुआ है उस डेटा का टेबुलर फॉर्म इसे बोला जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेबुलर फॉर्म बनाते हैं और टैली बार और फ्रीक्वेंसी आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके इस एक्सरसाइज 3.1 के लिए, उसे डिस्कस करते हैं कि 3.1 के लिए हमें क्या क्या और पढ़ना है। सो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट पॉइंट है आपके एनसीईआरटी में जो आपको एक्सरसाइज 3.1 में हेल्प करेगा वो है आपका अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो यहाँ पर एक डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी हुई है, इस डेफिनेशन को पहले डिस्कस करेंगे, देन बहुत इजी एग्जांपल से हम समझेंगे कि क्या होता है अर्थमेटिक मीन। ओके, तो ये देखिए जो अर्थमेटिक मीन है वो ये है द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ डाटा इज द अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ये कहता है कि किसी डाटा का जो मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव होगा, कॉमन जो सब में हो सकता है, ठीक है, कॉमन मीन होता है सब में, तो ये हम क्या कहलाता है, ये वैल्यू हमारे पास क्या कहलाएगी, उस ग्रुप का, उस डाटा का क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। ठीक है, देखिए समझ में आ जाएगा, एक एग्जांपल आपको अगर मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसे निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, इसको मीन भी कहा जाता है, नॉर्मली इसे बोला जाता है मीन। ठीक है, मीन है तो ये होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस डेफिनेशन को सबसे पहले आप लिख लीजिए। ठीक है, इस डेफिनेशन की हेल्प से आप आराम से अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे। हमने क्या लिखा है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे उनका आपने सम करना है, अपॉन में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनसे डिवाइड कर देना है। नहीं आया समझ में तो देखते हैं इस एग्जांपल को जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इस एनसीईआरटी के एग्जांपल को करके देखते हैं और आपको बिल्कुल उसके बाद जो ये अर्थमेटिक मीन का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है कि आशीष स्टडीज फॉर 4 hours, 5 hours एंड 3 hours।
रिस्पेक्टिवली ऑन 3 कंजिक्यूटिव डेज। इसका मतलब ये है कि जो आशीष है वो क्या करता है, लगातार 3 दिन, पहले दिन फर्स्ट डे जो है 4 आवर्स पढ़ता है, 4 घंटे की पढ़ाई करता है, एंड सेकंड डे में 5 घंटे की पढ़ाई करता है, और थर्ड डे में 3 घंटे पढ़ता है। ठीक है, 3 लगातार दिन पढ़ता है। तो ये बोलता है कि हाउ मनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एन एवरेज। तो हमको ये बताना है कि इनमें कॉमन सा जो आवर्स है कि कितने घंटे वो डेली एक एवरेज हिसाब से पढ़ता है। तो किस तरीके से निकाला जाएगा, आ जाते हैं अपने फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूले में है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। देखिए ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन है, ये फर्स्ट डे का ऑब्जर्वेशन है कि उसने कितना पढ़ा, 4 आवर्स पढ़ा, ये ऑब्जर्वेशन कहलाता है। ठीक है, फिर सेकंड डे में उसने कितना 5 आवर्स पढ़ा, तो ये भी ऑब्जर्वेशन है कि उसने सेकंड डे में 5 आवर्स की पढ़ाई करी है। और ये भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है कि उसने क्या किया है, थर्ड डे में 3 आवर्स की पढ़ाई की है। तो ये हमारे 3 क्या हैं, ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर अगर हम मीन निकालेंगे, या मीन बोल दीजिए, इसको ऐसे भी लिखा जाता है अर्थमेटिक मीन, या सीधा मीन लिख लीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहीं पे आपके सामने मीन लिखा होगा, कहीं पर अर्थमेटिक मीन लिखा होगा, तो आपको वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो मीन पे देखिए, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, मैंने कहा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इन ऑब्जर्वेशन को सम करिए। सम मतलब इनको ऐड करना है। तो 4 + 5 + 3, ओके। और ऑब्जर्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है वो है 3, मीन्स 3 डेज का ऑब्जर्वेशन है, ये हो जाएगा 3, और इनको आप ऐड करेंगे तो 9 + 3 = 12/3 = 4 आवर्स, इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, 4 आवर्स आ जाएगा इसका आंसर। इसका मतलब ये हो गया कि जो आशीष है वो पर डे जो एवरेज उसका पढ़ना है वो कितना है, 4 आवर्स का है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक बात आपने और देखी होगी स्टूडेंट्स, कि आप मैच सभी लोग देखते होंगे, मैच में आपने देखा होगा किसी बैट्समैन का क्या दिया रहता है, एवरेज दिया रहता है, रन्स का एवरेज दिया रहता है। मान लिया आपका फेवरेट प्लेयर है विराट कोहली, सपोज आपका फेवरेट जो प्लेयर है वो विराट कोहली है, और हो सकता है किसी स्टूडेंट्स का और भी हो सकता है, बट यहाँ पर एक एग्जांपल लेके हम चलते हैं। इसके सपोज इसके 5 मैच हैं, सपोज कोहली के 5 मैच हैं, और 5 मैच में से पहले मैच में इसने 80 रन का स्कोर किया है, उसके बाद इसने 50 का स्कोर किया हुआ है, एक में 40 का स्कोर किया हुआ है, और एक में 20 का स्कोर किया हुआ है। सपोज कि 4 मैच का, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि किसी मैच में जो आप किसी प्लेयर के एवरेज निकालते हैं, रन का एवरेज निकालते हैं, वो किस मेथड से निकाला जाता है, वो आपका अर्थमेटिक मीन होता है। तो किस तरीके से एवरेज निकाला जाता है स्टूडेंट, देखिए ये सपोज विराट कोहली के 4 जो लगातार मैच हैं, उन मैचों में बनाए गए रन है। ठीक है, कि फर्स्ट मैच में इसने 80 बनाया, सेकंड में 50 बनाया, फिर 40 एंड फिर 20। तो देखिए किस तरीके से इसके रन्स का एवरेज निकाला जाता है। तो मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, ये फर्स्ट मैच का ऑब्जर्वेशन है कि 80 में इसने रन बनाए हैं। ये सेकंड मैच का ऑब्जर्वेशन है कि इसने 50 रन बनाए हैं, थर्ड मैच में 40 एंड ये 20, और देन लास्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 4 हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, 4 मैचेस का ऑब्जर्वेशन हम लेके चल रहे हैं, तो हो जाएगा 4। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक और बढ़ा लेते हैं, 10 कर लेते हैं, 10, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 मैचेस का हमने ऑब्जर्वेशन निकाल लिया। तो इसको सम कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 0 0 0, सब में 0 आ जाएगा। ऐड करेंगे 2 + 1 3, 3 + 4 = 7, 7 + 5 = 12, एंड 12 + 8 = 20 सॉरी, एंड 5। तो आप इसको देखेंगे तो हो जाएगा 40 रन। इट मीन्स क्या हो जाएगा, जो एवरेज हो जाएगा, जो एवरेज हो जाएगा रन 5 मैचेस का विराट कोहली का, वो हो जाएगा 40 रन। तो आई होप अब आपको अर्थमेटिक मीन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आपको एग्जांपल से भी मैंने बहुत अच्छे से ये चीज समझा दी है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो जरूर आप इसमें लाइक इस वीडियो को जरूर करिएगा। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आपकी एक्सरसाइज 3.1 से पहले वाला। ठीक है, सो स्टूडेंट जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज के लिए 3.1 के लिए, वो है रेंज। ध्यान से समझिए रेंज क्या है, बहुत इजी है इसे निकालना। और ये रेंज हमारे पास क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। देखिए जो आपके पास ऑब्जर्वेशन होगा उसके अंदर जो हाईएस्ट हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगा हमने वो कैलकुलेट करना है,
और हमने कौन कैलकुलेट करना है, लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कैलकुलेट करना है। देखिए ये ध्यान रखिए, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन चेक करिए और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन चेक करिए, ठीक है। उसके बाद उनका क्या कैलकुलेट करना है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। वही क्या कहलाएगा, हमारा रेंज कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एग्जांपल से बहुत प्यार से समझा देता हूं कि ये हमारे पास क्या है, एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये डेटा आपके पास है, ये ऑब्जर्वेशन आपके पास है, आप चाहे इसको डेटा कहिए चाहे ऑब्जर्वेशन कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको निकालना है इसका रेंज क्या होगा। तो रेंज निकालने के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन चेक करिए इसके अंदर क्या है। देखिए हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन लिख दिया मैंने इसे, HO मींस 54। ओके, ये हमारा निकल गया हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। अब हम चेक कर रहे हैं क्या, लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन चेक करिए इसके अंदर, लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन ये मुझे दिख रहा है कि सबसे लोवेस्ट, जो सबसे कम हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगा, 23 हमारे पास लोवेस्ट है। देखिए चेक करिए इसके अंदर, तो 23 है वो लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो कितना है, 23। तो ये अगर हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, अब बहुत इजी है कि हम निकाल सकते हैं कि इसका रेंज क्या होगा। तो रेंज हमारे पास क्या बोला, इन दोनों का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 54 माइनस 23, इसको माइनस कर लीजिए 1 और जाएगा 31, ठीक है। तो 31 इज द रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से रेंज को कैलकुलेट किया जाता है। आई होप आपको इजीली रेंज निकालना, अर्थमेटिक मीन निकालना और आपको डाटा हैंडलिंग किस तरीके से हम टेबुलर फॉर्म में डाटा हैंडलिंग करते हैं वो आज की वीडियो में समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड जो आपके पास एक्सरसाइज 3.1 है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरीके से अगर आपके समझ में आ रहा है तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड डालूं तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।